और पूरी मैंने कमेटी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आकर के मुझे अपनी बात रखने का, और ये इज्जत दी आपने मुझे यहाँ बुलाया, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। साथियों, बहुत सुबह से ही ये सदर चल रहा है और अलग अलग लोग अलग अलग बात आपके सामने रख के गए हैं। हमको एक चीज जरूर समझना चाहिए कि ये दौर जो इस वक्त जिस दौर से मुल्क गुजर रहा है, बहुत ही खतरनाक और मुश्किल दौर है, क्योंकि ये कोई सिर्फ ऐसा नहीं है कि इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीत गए, इलेक्शन हार गए, ये पार्टी आ गई, वो पार्टी, ऐसा नहीं है। ये दौर एक नजरियाती, एक आइडियोलॉजिकल विचारधारा की लड़ाई का दौर है। एक तरफ वो लोग हैं जो इस मुल्क को धकेल करके अंधेरे में ले जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस मुल्क को बचाना चाहते हैं। आज हमको फैसला करना है कि हम किस तरफ जाएंगे, हम किसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। इस मुल्क के अंदर जब जंग की आजादी चल रही थी, तो हिंदुस्तान की उस आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, जो लोग आगे आगे इस लड़ाई में शामिल रहे, वो कम्युनिस्ट पार्टियों के कम्युनिस्ट थे, लाल झंडे के लोग थे, जिन्होंने और लोगों के साथ मिलकर के इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी जानें कुर्बान करी, अपने आप को जेलों में सड़ाया। लेकिन वो इस हिंदुस्तान के लिए नहीं सड़ाया था जो हिंदुस्तान आज बनकर के सामने आया। आपने सुना होगा कि ये मुल्क जब यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, संविधान बनाया जा रहा था, जिसमें बार बार जिक्र आता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का एक बहुत बड़ा रोल था, वो ये सोच के ही बनाया गया था कि इस मुल्क के अंदर 1000 तरह के ज़बानें बोलने वाले लोग, मजहबों को मानने वाले लोग, जातियों को मानने वाले लोग, प्रांत हैं, हर तरह के अलग अलग रंगों के लोग यहाँ पर रहते हैं। इसलिए यहाँ कोई एक मजहब, कोई एक जाति, कोई एक जबान नहीं थोपी जा सकती, सबको साथ लेके चलना होगा। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, तो पाकिस्तान को जाने वाली पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी, जिन्हा के नेतृत्व में कायदे आजम जिनको कहा जाता है, उन्होंने बहुत क्लियर कट साफ ही जहन बनाया था कि हम एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। वो कितनी इस्लामिक बनी, कितनी नहीं बनी, ये उनकी जिम्मेदारी है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कभी किसी ने नहीं कही। सबने ये कहा कि ये मुल्क सबका है, सबका ही रहना चाहिए, इस मुल्क को एक आजाद मुल्क के तौर पे रहने की जरूरत है। उस वक्त भी आरएसएस यही बात कह रही थी कि नहीं, ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये संविधान लागू नहीं होना चाहिए, मनुस्मृति के आधार पर इस मुल्क को चलना चाहिए। उस लड़ाई में सबसे आगे अगर किसी ने रोल प्ले करा, उस नजरियाती लड़ाई में अगर किसी ने सबसे ज्यादा रोल प्ले करा, तो वो थे कम्युनिस्ट। भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह को इसलिए अंग्रेजों ने फांसी पर नहीं चढ़ाया था कि उन्होंने पार्लियामेंट में एक ऐसा बम फेंक दिया था जिससे कोई नुकसान नहीं होना था, केवल धुआं पूरा था। वो कोई इतनी बड़ी खता नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्यों उनको फांसी पर चढ़ाया? क्योंकि भगत सिंह एक ख्यालात की लड़ाई लड़ रहा थे। भगत सिंह ये बात कह रहे थे कि ये मुल्क आजादी के बाद जिस दिशा में जाना चाहिए, वहां इंसान को इंसान के बराबर होना चाहिए। वहां मजहब के आधार पे, जबान के आधार पे, जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा मुल्क चाहता हूँ, इसलिए उनको फांसी चढ़ाया। अंग्रेज उनसे डरते थे, और आज भी वो लोग जो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो इस समझ से डरते हैं, इस विचारधारा से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसको हम नहीं तोड़ पाएंगे। आपको याद होगा मोदी जी का बहुत फेमस वीडियो है जिसमें वो कह रहे थे कि कम्युनिस्ट ये बहुत खराब होते हैं, इनसे मैं डरता हूं।
मैं बार बार ये बात क्यों दोहरा रही हूँ आपके सामने? कम्युनिस्ट क्लब इसलिए कि कम्युनिस्टों के बारे में खास तौर से मुसलमानों के अंदर एक खास किस्म की झिझक है, एक दूरी बना रखी है उनसे, ये कहते हुए कि ये दहरिये होते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, ये खुदा को नहीं मानते, इसलिए हम इनके साथ खड़ा होना नहीं चाहते। मैं आपसे एक बात बहुत साफ कहना चाहती हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी के किसी डॉक्यूमेंट में, किसी संविधान में, किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ कि जो मजहब को मानेगा वो हमारी पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता या वो इस आंदोलन में नहीं आ सकता, कहीं नहीं लिखा हुआ। हम बिल्कुल साफ बात ये कहते हैं कि मजहब और सियासत अलग अलग चीज है। मजहब को अगर सियासत से मिलाओगे तो ये खून की नदियां बहेंगी, जो 92 में हमने देखा। जिस तरह से धार्मिक रूप से जो रथ यात्रा निकाली गई थी, राजनीति की गई थी, सियासत की गई थी, उस सियासत को जिस तरह से जोड़ा गया था लाकर के मजहब के साथ, उसने क्या अंजाम दिया आज तक भुगत रहे हम और सदियों भुगतेंगे उस गंदगी को। तो साथियों, हमारी समझ बिल्कुल साफ है और इसीलिए जब किसी किस्म का कोई आपदा आती है, कोई किसी किस्म का कोई झगड़ा शुरू होता है, किसी तरह की कोई समाज के अंदर बांटने की कोशिश होती है, तो हम बिल्कुल सबसे पहले कतारों में नजर आते हैं। 2020 में भी यहाँ बैठी हुई हैं बहुत सी बहनें गवाह होंगी। 2020 में जनवादी महिला समिति हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो या नौजवान सभा हो, कोई भी हो जिसके लोग आज आपके बीच में हैं भी, उन सब लोगों ने मिलकर के एक एक घर के अंदर जाकर के लोगों को खाना पहुंचाया, लोगों के साथ बात करी, उनको सहूलत दी, उनकी वेलफेयर किया। क्यों? इसलिए नहीं कि कोई मुसलमान है या हिंदू है, इसलिए कि दंगा इस मुल्क के लिए खतरनाक है, इसलिए कि फिरका परस्ती इस मुल्क को जला रही है, सांप्रदायिकता इस मुल्क को जला रही है। हमारी मोदी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मोदी, नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, हमें उनसे कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है, लेकिन हाँ उनकी सोच से हमारा झगड़ा है और रहेगा। बहुत क्लियर बात है। जिस तरह का समाज वो लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह का मुल्क और जिस तरह का सियासत वो यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। मैं एक बात यहाँ पर आपसे जरूर, क्योंकि अभी और वक्ता है वो भी बोलेंगे, लेकिन एक बात मैं आखिर में आपसे जरूर कहना चाहती हूँ कि ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। अगर हम लोगों को ये गलतफहमी है कि हम एक होकर के अपने स्कूल बना लें, अपनी लड़ाई लड़ लें, अपने आप को अपने वेलफेयर के लिए कुछ कर लें, ये गलतफहमी है। ये लड़ाई समाज में चल रहे हर आंदोलन के साथ, हर उस आंदोलन के साथ जो किसी भी तरह के जुल्म के खिलाफ चल रहा है, जब तक हम उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक हमारी लड़ाई, हमारी जीत नहीं होगी। आज अगर दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है तो हम भी इसके साथ खड़े होंगे, खड़ा होना चाहिए। अगर आपको याद होगा, योगी की सरकार ने अचानक वो दायर किया, हुक्म जारी किया था कि सारी दुकानें बंद कर दो, जितनी भी मीट के शॉप है ये सारी की सारी बंद हो जाएंगी हरिद्वार के सड़क के रास्तों के ऊपर। तो वो लोधी ने भी ये ऑर्डर जारी किया, लोधी आपके बगल में। लेकिन ये ऑर्डर सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, मीट बेचने वालों के लिए है। मीट दलित भी बेचते हैं, रोटी रोजी उनकी भी छिनी है, पेट पे उनके भी लात पड़ी है। क्या ये लड़ाई उनके साथ नहीं लड़ेंगे हम मिलकर? क्या उनको अपने साथ नहीं जोड़ेंगे हम? जोड़ना पड़ेगा। अगर हम इस तरह से अपनी लड़ाइयों को बांटेंगे ना कि ये तो दलितों का मसला है, दलित जाने, ये तो मुसलमानों का मसला है, मुसलमान जाने, ये तो फलाने का मसला है, तो यही उनका मकसद है। आज जो सरकार में बैठे हुए उनका यही मकसद है कि इनको इतना बांटते चलो कि ये कभी भी एक साथ होकर के किसी सवाल पर सवाल ना उठा सके। क्या हमारे ये सवाल नहीं होने चाहिए? अभी यहाँ पर बताया गया कि औरतों के अंदर बेरोजगारी है, खासतौर से आपके पूरे क्षेत्र के अंदर औरतों को काम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? वो भी उतना काम कर सकती है, उनको क्यों नहीं मिलता?
क्योंकि सरकार सोचती नहीं है। आपके बच्चों को एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही है ढंग की? क्योंकि वो समझते ही नहीं है। जैसे अभी कहा यहाँ पर कि जमुना पार के इलाकों में कोई फैक्ट है, अगर एम्बेसडर कोई आता है तो राजघाट से आगे नहीं लेकर आते, राजघाट तक भी पूरी सफाई कर देते हैं कि कहीं नजर ना आए कोई झोंकी झोंकी। आपके जमुना पार को लेकर के नहीं आते, क्योंकि जमुना पार में गंदगी, गलाजत, पसमानदगी हर चीज मौजूद है। उसकी तस्वीर हिंदुस्तान की दिखाने की नहीं दिखाना चाहते, तस्वीर वही दिखाना चाहते हैं जो नॉर्थ प्लेस की है, खान मार्केट की है, बड़े बड़े और इलाकों की है। क्यों नहीं दिखाना चाहते? क्योंकि हम खामोश हैं। हम कभी मिलकर के उन लोगों के साथ नहीं खड़े होते जो आज खड़े होकर सवाल उठा रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है। भाई सारे लोग बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, हम क्यों नहीं बोलेंगे? हमें बोलना पड़ेगा। अगर आज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप 5-5 साल से लोगों को जेलों में डाल रखा है आपने, आप उनकी सुनवाई नहीं कर रहे, तो क्या ये सिर्फ उनका मसला है, हमारा मसला नहीं है? हमको नहीं बोलना चाहिए? हम इस सवाल पर नहीं बोलेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर एक दलित के ऊपर पेशाब किया बीजेपी के कार्यकर्ता ने, हम चुप रहेंगे इस बात के ऊपर? एक इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हो? आपके शहर के अंदर सीवर डेथ होती है। अभी 2 दिन पहले 2 नौजवान लड़के मरे हैं इस देश के अंदर सीवर में घुसने के बाद में, गलाजत और गंदगी में घुसते हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि किसी भी इंसान को इंसान का मैला साफ करना नहीं चाहिए। हम क्यों नहीं बोलते इन सवालों पर? हमारे मसला क्या सिर्फ यहीं तक सीमित है कि हमारी मस्जिद बन गई, हमें हज के लिए सब्सिडी मिल गई कि नहीं मिल गई, हमारी ये काम हो क्या? समाज से जुड़े हुए सवालों पर जब तक आप आकर के खड़े नहीं होंगे, आपके सवाल भी वहीं अटके रहेंगे, आपके सवाल भी वहीं छुपते जाएंगे। तो मुझे जितना वक्त दिया गया है शायद मैंने ज्यादा ही ले लिया, लेकिन मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगी, क्योंकि हम महिलाओं के साथ काम करते हैं, इसलिए मैं खास तौर से अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि आपके एरिया के अंदर अगर स्कूल है तो वो प्राइवेट स्कूल के लेवल पे होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए। आपका बच्चा ऐसे स्कूल में क्यों जा रहा है जहां पढ़ाई नहीं होती? हमारी माओं से पूछो, जब बच्चा पैदा होता है और उनसे पूछा जाए कि क्या बनेगा आपका बच्चा, तो सब माएं दिल से कहती हैं कि मेरा बच्चे को मैं बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ। और वो बड़ा आदमी 5वीं पास करके टायर का पंक्चर ठीक कर रहा होता है, क्योंकि उसको मौका नहीं मिलता। क्यों? ये सवाल महिलाओं को उठाना चाहिए। एक बात मैं और कह के अपनी बात खत्म करूंगी कि सहारनपुर का एक वीडियो आपको याद होगा पिछले साल का, जिसमें एक टीचर ने एक मुसलमान बच्चे को बुलाया और उसको पिटवाया था, याद है? ठीक है, तो मुसलमान बच्चे को तकलीफ हुई होगी, चोट लगी होगी, उसको इंसल्ट भी फील हुई होगी, सब कुछ हुआ होगा, लेकिन हिंदू के बच्चे ने क्या सीखा? उस बच्चों ने क्या सीखा जो मार रहे थे? उन्होंने सीखा कि वायलेंस करने में कोई हर्ज नहीं है, उन्होंने सीखा कि मारने में कोई बुराई नहीं है, किसी को मारा जा सकता है। आपने उसके दिमाग में, उस मासूम जहन के अंदर नफरत भरी, वो नफरत नहीं निकलेगी। ये थप्पड़ का दर्द तो शायद खत्म हो जाए, लेकिन वो नफरत नहीं निकलेगी। हमें ये बात जाके अपनी बहनों को समझानी है कि हिंदू मुसलमान एकता की बात जब होगी, जब हमारे सवाल उठेंगे, और हमारे सवाल ये हैं कि हमारी बच्चियों को सुरक्षा मिले, उनको हिफाजत मिले। आज कोई भी लड़की शाम होने के वक्त दिल्ली के अंदर महफूज नहीं होती। दंगे जब होते हैं तो हमारी बहनों के साथ क्या होता है हम नहीं जानते हैं। बेवा औरत के साथ हिंदू समाज हो या मुसलमान समाज हो, क्या करता है? बेवा औरत हो तो उसको निगाह के करीब आने नहीं दिया जाता कि तुम्हारा साया नहीं पड़ना चाहिए दुल्हन के ऊपर, तुम बदकिस्मत हो। कहते हैं कि नहीं कहते? भुगतता कौन है इस सब के अंदर? औरत भुगतती है, और इसीलिए औरत का खड़ा होना सबसे जरूरी है। अपनी एकता बना करके, अपनी चाहत बना करके, हाथ से हाथ मिला करके इन सवालों को लेकर के खड़े हो। जनवादी महिला समिति आपके साथ है, यह ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ है। हमारी पुष्पा जी भी आई हुई है यहाँ पे, हमारी सेक्रेटरी हैं, नरगिस आई हुई हैं, शैल आई हुई हैं। ये वो लोग हैं जो जाके गलियों गलियों में जाकर के औरतों के बीच में काम करती हैं। मिलो इनसे, इनके साथ अपने आप को मजबूत करो।
इंदुमती है, यहाँ पर सफिया है, ये सब वो लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान की दूरी को खत्म करना चाहती हैं। और वो जब ही खत्म होगी जब आम सवालों को उठाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं इंतजार करूंगी कि आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे। थैंक यू।